see the next part of the chapter is rubber, in which we will discuss about the natural rubber as well as the synthetic rubbers and a very important process that is known as the vulcanization of rubber. रबर को हमने एग्जाम्पल लिखा था इलास्टोमर्स में. व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन, तो इलास्टोमर्स में हमने रबर के डिफरेंट एग्जाम्पल्स मेंशन किए थे. रबर बेसिकली क्या है? वैसे तो एक नेचुरल पॉलीमर है और इसमें क्या खास बात होती है? हाईली इलास्टिक होता है. दैट्स वाई हम इसको इलास्टोमर्स की कैटेगरी में भी रखते हैं. बेसिकली अगर नेचुरली अकरिंग रबर को हम देखें तो हम किससे ऑप्ट कर सकते हैं? वी कैन मैन्युफैक्चर इट फ्रॉम लेटेक्स. लेटेक्स क्या होता है? जो प्लांट्स की बार्क से मिल्की वाइट कलर का एक स्टिकी कंपोनेंट निकलता है, उसको हम लेटेक्स कहते हैं. तो दैट इज व्हाट? दैट इज रबर. बेसिकली ये क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल इन वाटर. तो लेट्स सी नेचुरल रबर है क्या. जब हम सिंथेसाइज करते हैं तो नेचुरल रबर बेसिकली पॉलीआइसोप्रीन है. Polyisoprene is a natural rubber, means polymer of isoprene. And what is isoprene? Isoprene is 2-methyl-1,3-butadiene. इसका फॉर्मूला क्या है? 2-methyl-1,3-butadiene. ब्यूटा मीन्स 4 कार्बन एटम, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप की ब्रांच है. तो इट इज 2-methyl-1,3-butadiene. जब हम पॉलीमराइज करते हैं इसको, तो पॉलीमर किस तरीके का बनेगा? देखिए, डबल बॉन्ड यहां से भी टूटेगा, डबल बॉन्ड यहां से भी टूटेगा. एक वैलेंसी इस कार्बन पर फ्री हुई, एक वैलेंसी इस कार्बन पर फ्री हुई. इसी तरीके से एक वैलेंसी इस कार्बन पे और एक वैलेंसी इस कार्बन पे फ्री होगी अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो, क्योंकि होमोलिसिस होगी. होमोलिसिस से दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब ये फर्दर दूसरे मोनोमर यूनिट से जुड़ सकता है, इधर ये भी दूसरे मोनोमर यूनिट से जुड़ सकता है और ये दोनों आपस में मिलकर एक डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे. तो इसी तरीके का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन पे बनाया है. देखिए, इधर ये लिंकेज बना सकता है नंबर ऑफ मोनोमर्स के साथ, CH2 CH3 डबल बॉन्ड. अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे आपस में कंबाइन करके एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. बेसिकली इसका मतलब क्या है? दैट इज 1,4 एडिशन पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन. 1,4 एडिशन पॉलीमर क्यों कहा है इसको? क्योंकि एक को ये फर्स्ट है. जब हम इसको नंबर करेंगे आईयूपीएक नेम देने के लिए, तो दैट वुड बी 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन. तो 1 और 4th पोजीशन पर ऐड होकर पॉलीमर फॉर्म होता चला जाएगा. इसी से तो जोड़ेंगे ना आप लिंकेज. यहां पर फ्री वैलेंसी है तो अगला मेंबर यहीं से जुड़ेगा. बेसिकली हम क्या देखते हैं कि यहां पर अगर डबल बॉन्ड है तो दे कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एल्कीन के केस में हम लोगों ने पढ़ी थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरीके की होती है, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म. तो हम बेसिकली क्या देखते हैं? हमारी नेचुरल रबर में सिस ओरिएंटेशन होता है. सिस आइसोमेरिज्म क्या होती है? जहां पर दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही साइड होते हैं. तो ये इस तरीके से ज्वाइन होती हैं कि दोनों आइसोमर एक ही साइड हमें दिखाई देते हैं. तो इसको अगर मैं देखूं कि मैंने 3 मेंबर्स को जोड़कर आपको दिखाया है यहां पर, तो देखिए ये है हमारा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन. इस पर एक मिथाइल ग्रुप है, एक CH2 ग्रुप है और दूसरी साइड हम क्या देख रहे हैं? दूसरे वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और एक CH2 ग्रुप है. तो यहाँ कॉमन ग्रुप कौन सा है? CH2. इनका दोनों का ओरिएंटेशन सेम साइड होगा तो इसको हम सिस फॉर्म कहेंगे. और एक कार्बन पे मिथाइल है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन. अब क्योंकि 1 और 4 कार्बन से हमें जोड़ता हुआ दिखाना है, 1 2 3 4 कार्बन, तो ये 4 कार्बन से अगला जुड़ रहा है. कहां से जुड़ेगा? फर्स्ट से जुड़ेगा. तो दैट वुड बी 1 2 3 4. यानी एक को आप सीधा लिखेंगे, एक को आप उल्टा लिखेंगे, तो आप लिंकेज इस तरीके से बनाते चले जाएंगे. अगला फिर देखिए, फिर इस साइड दोनों सेम साइड आ रहे हैं CH2 ग्रुप. इसी तरीके से फिर ये दोनों CH2 ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं और मिथाइल और हाइड्रोजन दूसरी साइड जा रहा है. यानी सिस पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं. जितने भी नेचुरल रबर हैं बेसिकली उनमें सिस ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलता है. अब इस सिस ओरिएंटेशन से क्या डिफरेंस है वो भी पढ़ते हैं हम लोग. नाउ लेट्स सी, केवल एक नेचुरली अकरिंग रबर है जिसमें ट्रांस कन्फिगरेशन हमें देखने के लिए मिलता है, दैट इज गट्टा पर्चा. दैट इज ऑल्सो अ नेचुरली अकरिंग रबर, बट इसको हम सिंथेसाइज भी कर सकते हैं थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीआइसोप्रीन. मतलब पॉलीआइसोप्रीन अगर हम बनाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू,
तो हम इसको सिंथेटिक रबर कहेंगे, बट दैट इज द ओनली नेचुरली अकरिंग रबर दैट इज गट्टा पर्चा दैट हैव ट्रांस पॉली आइसोप्रेन, यानी इसके अंदर ट्रांस कन्फिगरेशन हमें देखने के लिए मिलता है। ट्रांस कन्फिगरेशन कैसे हो जाएगा कि हमें अपोजिट साइड सेम ग्रुप दिखाई देते हैं, या आप कह सकते हो कि सेम साइड अपोजिट ग्रुप्स दिखाई देते हैं। यानी यहां पर हमने देखा था दोनों CH2 ग्रुप एक ही साइड थे, लेकिन यहाँ एक CH2 है तो एक H है, एक CH2 है तो एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो कौन सी ओरिएंटेशन होती है? ट्रांस। और ये किस में मिलती है? सिर्फ गट्टा पर्चा में। ये एक नेचुरली अकरिंग है, लेकिन इसी को अगर हम मतलब ट्रांस पॉली आइसोप्रेन को अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से तो उसको सिंथेटिक रबर कहते हैं। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन टू। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल को आप कहाँ बनाते हैं? लेटेक्स से ऑप्ट करते हैं। लेटेक्स कहाँ से मिलता है हमें? बार्क से मिलता है ट्री की। और सिंथेटिक को हम क्या करते हैं? आइसोप्रेन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू पॉलीमराइज करते हैं, उससे बनाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सिस कन्फिगरेशन है, पहली चीज तो ये देखिए कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। डबल बॉन्ड से जुड़े जो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। अगर वो नॉन पोलर हैं तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके का पोलर ग्रुप ना होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी रहेगी? वीक रहेगी। वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से ही है वहां पर। दूसरा सिस अरेंजमेंट है। अगर सिस अरेंजमेंट है तो ये बहुत क्लोज एक दूसरे से नहीं आ सकते, जिससे कि इनके बीच में इफेक्टिव इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी फिर और ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। जबकि अगर हम यहां देखते हैं तो ट्रांस कन्फिगरेशन होने की वजह से भाई पोलर ग्रुप तो यहां भी नहीं है, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहां भी होगा, लेकिन ट्रांस कन्फिगरेशन होने की वजह से इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? रेगुलर अरेंजमेंट है। जिगजैग चेन फॉर्म करते हैं, जिगजैग चेन फॉर्म करते हैं, जबकि इसमें क्लोज पैकिंग पॉसिबल नहीं है। सिस आइसोमर में क्लोज पैकिंग फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये किस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएंगे? कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जबकि ये एक जिगजैग मैनर में चेन फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो स्ट्रेच किए जा सकते हैं, तो हाईली स्ट्रेचेबल इन नेचर। और किसकी तरह स्ट्रेच कर सकते हो आप? एक स्प्रिंग की तरह इसको स्ट्रेच कर सकते हो, जबकि इसकी स्ट्रेचेबिलिटी जो है इन कंपैरिजन टू बहुत कम होगी। तो हम कंसीडर करते हैं कि इट कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड। अगर ये स्ट्रेच हो सकते हैं एक स्प्रिंग की तरह तो इट मीन्स दे आर हाईली इलास्टिक इन नेचर, जबकि ये कैसे हो जाएंगे? नॉन इलास्टिक हो जाएंगे। दे डोंट फिट क्लोजली इन क्रिस्टल लेटिस। अभी मैंने आपको बताया क्यों नहीं है क्रिस्टल लेटिस में ये क्लोजली फिट, क्योंकि इनमें जो अरेंजमेंट है वो क्लोजली पैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कॉइल चेन फॉर्म करते हैं, जबकि इसीलिए ये नॉन क्रिस्टलाइन हो जाएंगे नेचर में, क्योंकि क्रिस्टल लेटिस में फिट नहीं होते, जबकि ये क्रिस्टल लेटर में इजीली फिट होते हैं, एक जिगजैग मैनर में अरेंज होते हैं, सो दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। Now let's see the important part of the natural rubber is the vulcanization of rubber. जो हमारी नेचुरल रबर है उसमें कुछ कमियां हैं। What are the demerits you may say? कि नेचुरल रबर को आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही यूज कर सकते हैं, दैट इज 283 to 335 केल्विन। बिकॉज अगर हाई टेम्परेचर की आप बात करते हैं तो ये कैसी हो जाती है? सॉफ्ट हो जाती है, और लो टेम्परेचर पर ब्रिटल होती है नेचर में। एंड दूसरी चीज इसके अंदर क्या है? इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आप हीट को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये सॉफ्ट होती चली जाएगी। एंड इट इज नॉन रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अटैक इजीली कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इजीली अटैक कर सकता है और इसकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करता है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए वल्केनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। बेसिकली वल्केनाइजेशन प्रोसेस क्या है? दैट इज द हीटिंग ऑफ नेचुरल रबर विद सल्फर। सल्फर के साथ 373 to 415 केल्विन पर विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड और कार्बन ब्लैक। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है तो इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए हम जिंक ऑक्साइड या कार्बन ब्लैक का यूज करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? क्रॉस लिंकिंग वुड बी फाउंड, और क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं
वो इम्प्रूव की जा सकती हैं. सो लेट्स सी, हम 2 मेंबर के साथ इसको देख रहे हैं किस तरीके से. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पॉलीमर किस तरीके से फॉर्म होता है. तो ये दैट इज यूनिट ऑफ अ पॉलीमर. तो नंबर ऑफ यूनिट्स जब कंबाइन करेंगी सल्फर के साथ तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं. सल्फर क्रॉस लिंक करता है 2 तरीके से, या तो वो डबल बॉन्ड पे क्रॉस लिंकिंग करता है, या दूसरा तरीका क्या है, वो एलाइलिक कार्बन पर क्रॉस लिंक करता है. मींस अगर डबल बॉन्ड पर क्रॉस लिंक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, ये दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे तो एक एक वैलेंसी यहां पर फ्री होगी कार्बन के पास, और इनसे एक एक सल्फर एटम को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइक दिस. ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहां पर सल्फर आपस में इन दोनों को जोड़कर क्रॉस लिंक फॉर्म कर सकता है. तो दैट इज द क्रॉस लिंकिंग थ्रू डबल बॉन्ड. दूसरा मैंने आपसे कहा एलाइलिक कार्बन एटम से. एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? जैसे हम लोग विनाइल पढ़े थे वैसे ही हम लोगों ने क्लास 11th में एलाइल ग्रुप भी पढ़ा था. एलाइल क्या होता है? 2 कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उससे जो कार्बन अटैच्ड है. द कार्बन अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज नोन एज द एलाइल कार्बन एटम. तो ये एलाइल कार्बन एटम में से अगर आप एक H को हटाते हो, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, एक H यहां से और एक H यहां से बाय द होमोलिसिस प्रोसेस, तो सल्फर यहां भी लिंक कर सकता है. इस टेम्परेचर पर ये H एलिमिनेट होकर, हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर यहां से भी ये S लिंकेज शो करता है. तो ये इस 2 तरीके से क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग थ्रू मिथाइलिन और एलाइलिक कार्बन एटम. सो इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज में जो है इंप्रूवमेंट होता है, दैट इज क्रॉस लिंकिंग मेक रबर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. दैट इज सो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्रॉस लिंकिंग से क्या हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा. जो कि सॉफ्ट हो रही थी अब इसको ज्यादा टेम्परेचर पर आप हीट कर सकते हो और ये कैसा हो जाएगा, हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एक्सटेंट ऑफ स्टिफनेस, अब आपको जितना ज्यादा उसको हार्ड बनाना है वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना सल्फर ऐड किया है. इलास्टिसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, लो वाटर एड्सॉर्प्शन टेंडेंसी हो जाती है. नाउ इट इज रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. नाउ लेट्स सी कि हम कितना % सल्फर ऐड करके किस किस यूज में लेते हैं. हम 5% सल्फर अगर आप ऐड कर रहे हैं तो टायर रबर के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, रबर फॉर टायर्स. 20 to 25% सल्फर जब आप लेते हैं तब आप इबोनाइट के फॉर्म में इसको यूज करते हैं. फिर 30% सल्फर अगर आप यूज करते हैं तो इसको बैटरी केस बनाने के लिए इस रबर का यूज किया जाता है. तो बाय द वल्केनाइजेशन प्रोसेस वी कैन इंक्रीज द एबिलिटी, यू मे से you can improve the quality of the rubber. So dear students, read it carefully, make notes, and if having any problem you can contact me, can ask me. Thank you.